ओके, लेट्स सी ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं dv इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ई डॉट डी आर। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट है, इफ देर इज एन एक्यूट एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वेक्टर ई डॉट डी आर आपको जो दिख रहा है, अगर यहां पर वो एंगल एक्यूट एंगल बनाता है, उस केस में ये जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट है, इफ देर इज एन ऑप्ट्यूज एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऑप्ट्यूज एंगल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो आपका ये जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है यहां तक, यस और नो? यस सर। दूसरी चीज समझो, अगर यहां पर एंगल 0 डिग्री है, मतलब वेक्टर ई डॉट डी आर हमने जो लिया है उन दोनों के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, देन वी कैन से द पोटेंशियल डिक्रीजेस विद द मैक्सिमम रेट। क्या कहेंगे बेटा, पोटेंशियल डिक्रीजेस विद द मैक्सिमम रेट। व्हाई? बिकॉज डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ई डी आर कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो माइनस ई डॉट डी आर के रेट से वो डिक्रीज होगा, मतलब दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। यस और नो? ठीक है। और अगर आप यहां पर जो थीटा लिया हुआ है उस थीटा की जगह 180 डिग्री आ जाता है, देन इफ इट इज 180 डिग्री देन इंक्रीजेस विद द मैक्सिमम रेट। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देन वी कैन से पोटेंशियल इंक्रीजिंग विद द मैक्सिमम रेट। बोलो, ये 5 पॉइंट्स क्लियर है आप सभी को? यस। ये पांचों पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए बेटा, बिकॉज ये मेडिकल एग्जाम में कई बार इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो अब आप यहां पर इसका एक कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो समझिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में, डायपोल मतलब दो पोल, यहां पर आप देख सकते हैं एक माइनस क्यू चार्ज लिया है और एक प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ। तो व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब किसी फिक्स डिस्टेंस पे जब आप दो चार्जेस को पुट करते हो विद ऑपोजिट पोलैरिटी, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बनता है इसे हम कहते हैं डायपोल। अगर हम यहाँ पे इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small fixed distance is called a dipole। ठीक है, अब यहां पर आपने 2l लिया है, तो आप 2a लेना चाहो तो 2a भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा हुआ कि एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से दे गया कि सपोज ये माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये a लिया हुआ है, तो क्या हम इसे डायपोल कहेंगे बेटा, यस और नो? क्या हम इसे डायपोल कह सकते हैं, यस और नो? बेटा बताओ जल्दी, क्या हम इसे डायपोल कह सकते हैं? यस सर। यस, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज सम फिक्स्ड डिस्टेंस। अब यहाँ पर 2a या 2l लेने का रीजन ये है क्योंकि जब इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से जब अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम लोग उसको 2a लेते हैं। राइट, अगर आपने a लिया तो सेंटर से जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितना आएगा यहां से, तो ये आ जाएगा a/2, अगेन ये आ जाएगा a/2, देन कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस और नो? बोलो, आई बात समझ में? पक्का समझ में आया? समझ में आया, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, ग्रेट।
अब आगे देखिए, तो ये तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चीजें और देखो। ये जो डायपोल की एक्सिस है, देखिए ये डायपोल की एक्सिस है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डायपोल एक्सिस कहते हैं। और ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, ये क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर जो उसके बना रखी है, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। बोलो, आई बात समझ में? अलोंग द एक्सिस मतलब कि जो डायपोल की एक्सिस है उसके अलोंग, तो एक्स एक्सिस का अलोंग हो गया। एंड परपेंडिकुलर लिया है, दैट इज इक्वेटोरियल एक्सिस लिया है। बोलो, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। yes. आगे देखिए, नाउ इफ वी कैन से इफ देयर इज अ डायपोल एक्सिस, अब हम क्या कहेंगे, डायपोल एक्सिस की बात करेंगे। तो ये बेटा हमने ले लिया डायपोल एक्सिस, क्या ले लिया, डायपोल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव charge to positive charge of a dipole is called its axis. It may also be termed as longitudinal axis. तो ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है डायपोल एक्सिस, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सिमिलरली ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस दिखाई दे रही है, इसको भी हम किसी और नाम से जान सकते हैं, और उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किया हुआ है, दिस वन, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इट्स इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या कह सकते हैं, इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स एक्सिस, एज इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। बोलो, ये क्लियर है इक्वेटोरियल एक्सिस पे? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। Then dipole length, the distance between two charges is known as dipole length. ये जो distance है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस 2l लिया हुआ है, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज द डायपोल लेंथ। और इस डायपोल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल। कैपिटल एल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अब आगे देखिए, एक नई टर्म आती है जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। क्या नाम है बेटा, डायपोल मोमेंट। अब ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, सो यहां पर देखिए, इट इज अ क्वांटिटी विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। डायपोल मोमेंट क्या हमें डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। दूसरी चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से क्या होती है, तो वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब कि उसकी डायरेक्शन कुछ ये हो जाती है, दिस। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ है। बोलो, क्लियर है? यस सर। पक्का? यस। ओके, तो इसे हम कहते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब यहां पर समझिए कि ये जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर पी से। किसे, डायपोल मोमेंट को। एंड इसको हम ये कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज बेसिकली वी कैन से the distance, the separation between the two charges, the separation between the two charges and the product, let's say in this way, either of the charge magnitude, मतलब कि हमें उसके माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस गिवन है, उसमें से हमें उसका किसी एक चार्ज को हमने कंसीडर किया है, उसके हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वी कैन से ईदर ऑफ द चार्ज
मैग्नीट्यूड एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है बेटा, डायपोल मोमेंट देता है। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? सर एक बार रिपीट करो ना। एक बार रिपीट करो ना सर। मैग्नीट्यूड ऑफ either of the charge यहां पे लिख देता हूं, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge, magnitude of either charge and separation between two charges। बोलो यहां तक क्लियर है? यस। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, अच्छा दूसरी चीज समझिए यहाँ पर, अब क्लियर है? यस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो क्या आ जाएगा, कूलम इंटू मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कूलम इंटू मीटर, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर, देखो कूलम इंटू मीटर। और दूसरा है डी बाय, डी बाय मतलब 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर, और उसकी डायमेंशन है m0 l1 t1 e⁻1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर गिवन है 3 चार्जेस ऑफ +2q -q एंड -q आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ a b and c ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एज शोन इन अ फिगर। और साइड कितनी है तीनों की, a गिवन है आपको, कितनी गिवन है, तीनों का साइड a गिवन है, राइट। और ऑप्शन दिए हैं, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो एक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिस्टम का आपको क्या फाइंड करना है, डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। मतलब कि यू नीड टू फिगर आउट P ऑफ द सिस्टम। बोलो यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अब यहां पर देखिए, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं इसको। आपको दिया है +2q -q एंड -q, तो ये आ जाएगा +2q, यहाँ पर आएगा -q और यहाँ पर आएगा -q। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो +2q है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि +q और यहाँ पे ले लूं +q, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, ये -q +q के बीच में एक डायपोल मोमेंट बन गया, और ये -q और +q के बीच में एक डायपोल बन गया कि नहीं बना? यस सर। यस सर। यस अब सर। ये जो डायपोल बनी, इस डायपोल की डेफिनेटली कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है? तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, देख लेते हैं, नहीं दिए हैं ए बी सी, हाँ ठीक है। अब -q से +q इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये -q से +q मतलब ये डायरेक्शन होगी, यस और नो? यस। तो यहां पर हमें डायपोल मोमेंट मिलेगी वेक्टर p इज इक्वल्स टू, बोलो क्या डायपोल मोमेंट मिलेगी ए और बी की वजह से? बताइए बेटा, क्या डायपोल मोमेंट मिलेगा वेक्टर p की वजह से हमें?
ओके, सो ना माइनस क्यू से प्लस क्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर डायपोल मिल रही है ए और बी की वजह से जो मिल गई डायपोल। तो डायपोल मोमेंट को हम क्या लिखेंगे बताओ ना जरा बेटा, ये जो डायपोल मोमेंट है पी उसको हम क्या लिखेंगे? डायपोल मोमेंट को क्या लिखा जाएगा रिद्धि? क्यू इंटू क्या लिखेंगे? 2a कहाँ से लिखेंगे बेटा? इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है सर a/2। ए, सेपरेशन कितना है ए। जितना सेपरेशन होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में वही तो सेपरेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर p इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ a लिखेंगे, राइट? 2a नहीं लिखेंगे। समझ में आया? यही गड़बड़ करते हो आप लोग, इसीलिए दिक्कत होती है एग्जाम में कि आपको ये 2a रटा हुआ होता है वो का वही रट के आप लिख के आ जाते हो। ये ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है? दूसरा देखिए, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू लिए डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट? तो यहां पर भी वेक्टर क्यू ही हमें मिल जाएगा विच इज क्यू इंटू ए, राइट? यस और नो? अब यहां पर देखो एक चीज कि दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो ये भी कितना बनेगा? 60 डिग्री। यस और नो? यस और नो? अब दोनों का ही डायपोल मोमेंट तो सेम है। Yes. तो जब सेम मैग्नीट्यूड आता है, दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं बताना जरा? नेट डायपोल मोमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलता हूं अभी मैं। नेट डायपोल मोमेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2p cos θ/2 लिख सकते हैं। बोलो, याद है ऐसा रिजल्ट कहां पर मिलता है बेटा? 2a cos θ/2 वेक्टर्स में पढ़ाया गया था 11th स्टैंडर्ड में, याद है सभी को? याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये नेट कितना आ जाएगा? 2p cos θ/2 आ जाएगा। तो ये 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी q इंटू a और cos θ/2, तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो 60/2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो cos 30, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ QA। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू A। तो पूरे सिस्टम का जो डायपोल मोमेंट आएगा, ये नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू A। अब देखो ये रहा आंसर। बोलो, आया? Yes, सर। यहाँ तक किसी को कोई सर वो डाउट? आप डिस्टेंस दिया हुआ था सर, तो ये वाला तो वे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना सर। क्या बोल रहे हैं बेटा? वो आप बोल रहे थे ना कि हर बार 2a नहीं होता, हाँ तो इधर ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना ये हाँ डिस्टेंस। हाँ एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज द सेपरेशन, ये सेपरेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल दोनों के बारे में। वैसे देखो मैग्नेटिक डायपोल जो है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है जिसमें हम इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, उसका रीजन ये है कि सेम चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर सेम चीजें आएंगी, सिर्फ लेटर्स चेंज होते रहेंगे, बाकी मैथोडोलॉजी वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही चलती रहती है वहां पर। ठीक है, अच्छा अब समझिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमने देखा माइनस क्यू प्लस क्यू, उन दोनों के बीच में सेपरेशन दिया है 2l। सिमिलरली जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल में क्या होता है? ये -m और +m। ठीक है, जैसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं, वैसे ही -m और +m वहां पर आपको दिया होता है। एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। तो ये जो माइनस और m प्लस m दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर है बेटा? And these magnetic poles are separated by a small fixed distance 2l. Similarly,
लेकिन अब यहाँ पर जो कहानी है वो थोड़ी सी ऐसी है कि ये जो एंड पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस दिस इज डिस्टेंस एल, ठीक है। लेकिन ये जो डायपोल्स, मतलब ये जो मैग्नेटिक पोल्स रखे हैं, ये देखो आप, साउथ पोल आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये साउथ पोल आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ पोल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एंड पॉइंट से, ये जो एंड पॉइंट है उससे थोड़ा सा अंदर है। तो यहाँ पर ये जो एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसे एल इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और ये जो एल इफेक्टिव लेंथ होती है, that effective length is equals to L effective length is equals to 0.84 times of original length। मतलब इन दोनों के बीच में ये जो लेंथ होती है, उन दोनों सॉरी, ये जो ओरिजिनल लेंथ है क्या L, उससे कितनी होती है? 0.84 टाइम्स होती है। बोलो यहां तक समझ में आया? पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक पोल्स एंड पॉइंट पे नहीं रखे हैं ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो M, कैपिटल M क्या होता है? स्मॉल m इंटू 2L। जैसे यहाँ पर P क्या होता है? Q इंटू 2L होती है। मतलब इधर ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, और यहाँ पर इधर ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स हमने कंसिडर किया है, मतलब उसका भी हमने क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड ले लिया है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हम लिखते हैं वेक्टर P इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ 2L, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में वेक्टर M इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं? M इंटू 2L। और इसका जो यूनिट है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कितना होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज not because of the point charge, but here we are discussing about due to a dipole. So we can say electric field on axial line due to a dipole. So let's start. Electric field on axial line ड्यू टू डायपोल, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो यहां पर हमने डायपोल ले ली, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है 2a, और ये जो सेंटर है, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, ये माइनस क्यू ले लिया और ये प्लस क्यू ले लिया, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ले लिया सपोज 2a। आप 2l लेना चाहें 2l ले लें, जो आपको अच्छा लगता है ले सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट ले लिया O, ठीक, यहाँ तो कोई डाउट? अब आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल। अब ये डायपोल है, अब एक्सियल लाइन पे आपको फाइंड करना है। एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन पे आपको फाइंड करना है, राइट। अब इस लाइन पे हमें कोई पॉइंट दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से हमने दे दिया r दूरी, r डिस्टेंस पे, कितना? r डिस्टेंस पे। तो सेंटर से r डिस्टेंस पे यहां पर सेंटर से r डिस्टेंस ले लिया, और r डिस्टेंस में हमने क्या किया है? कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया है,
जिस पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक, अब समझिए कि ये जो माइनस क्यू चार्ज लिया है और ये जो प्लस क्यू चार्ज लिया है, ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P कितनी दूरी पर है बेटा? माइनस क्यू से देखो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, R है, R प्लस और ये कितना है, A, तो टोटल कितना हो जाएगा, R प्लस A। मतलब कि R प्लस माइनस A। क्यू से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, R प्लस A आ जाएगा। यस और नो? राइट। और अगर हम इस प्लस क्यू से पॉइंट P तक का डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस प्लस क्यू से पॉइंट P, तो ये कितना आ जाएगा, R माइनस A आ जाएगा। बोलो। तो माइनस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है, R प्लस A, और प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है, R माइनस A। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? पहले बताइए। यस यस। यहाँ Yes, तक किसी sir. को कोई डाउट है? नो। No. ओके ग्रेट, ठीक है। तो कोई पॉइंट P हमने निकालना है, उस पॉइंट P पे। अच्छा अब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो होगी कोई ना कोई। नेगेटिव की क्या होती है? अगर हम ये कहें कि रेडियली इनवर्ट्स। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अंदर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अंदर की तरफ होगा, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। तो E2 की डायरेक्शन में बाहर की तरफ ले लेते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा बेटा? E2। E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? E2 E2. E2 बड़ा होगा। Three. क्यों E2 बड़ा E2, होगा? sir. बिकॉज E2 जो है वो आपको प्लस क्यू की वजह से मिल रहा है। दैट मीन्स सेपरेशन कम है, डिस्टेंस कम है, और E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब यहाँ तो एक चीज तो क्लियर है कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1। बोलो यस और नो? यस यस। यस। तो अब यहाँ पे समझिए कि फ्रॉम पॉइंट A इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, या फ्रॉम पॉइंट 1 लिख देता हूं, A B छोड़ो। तो फ्रॉम पॉइंट पॉइंट 1 इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल जाएगी, E1 कितना मिलेगा बताओ? के क्यू, डिस्टेंस कितना है बेटा, R प्लस A का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं? एंड यस। फ्रॉम पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाय R माइनस A आएगा। यस और नो? भाई ये डिस्टेंस लेके ना प्लस क्यू से, तो कितना आएगा, R माइनस A आएगा बेटा। तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिलेगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E2। तो E नेट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो यार। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1 लिख सकते हैं भाई? यस सर। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय
आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E1 का वैल्यू कितना है बेटा, के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, यस और नो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? जैनम, जैनील, Yes, sir. सतीश, शैल, रिद्धि, तन्मयी, भूमिका, यस सर। निष्का, परम। सो नाउ के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए के क्यू को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं? Yes. तो अब देखो क्या हो जाएगा ये, अब इसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू ब्रैकेट में ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर आएगा और ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिख सकते हैं आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है? अरे हाँ ना, बोल दो। Yes. Yes, sir. हाँ, फिर r प्लस ए का होल स्क्वायर, देखो k टाइम्स ऑफ q इंटू ब्रैकेट r प्लस ए का होल स्क्वायर में मतलब क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, लिख सकते हैं r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस Yes. r स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अरे गुरु बोल दो हाँ ना, जो बोलना हो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ q इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। तो क्या हो जाएगा समझो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2ar माइनस ए स्क्वायर। डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझो, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2ar प्लस 2ar कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ar हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ q इंटू ब्रैकेट 4ar। डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो? तो यहां पर हम उसी फॉर्म को लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, के क्यू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझो, ये जो q इंटू 2a आपको दिखाई दे रहा है, इस q इंटू 2a को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो हम लिख देंगे इसको 2 टाइम्स ऑफ के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताओ पहले। No, sir. ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आया 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ड्यू टू अ डायपोल, आ गया। इसको डब्बे में डाल देते हैं पहले तो। अब समझो, मान लीजिए कि इसमें केस दिया है कि ये जो r डिस्टेंस है,
ये जो r डिस्टेंस दिया है सेंटर से लेकर ये पॉइंट P तक का ये जो r डिस्टेंस दिया है, सपोज ये r डिस्टेंस यहाँ नहीं दिया है और बहुत दूर दिया है, बहुत 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 दूर दिया है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। आपको कंडीशन दी गई है, क्या दिया हुआ है, r इज वेरी ग्रेटर देन a। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो इफ अगर गिवन है इफ r इज ग्रेटर देन a, तो हम क्या करेंगे समझो, हम लिख सकते हैं यहां पर 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा, और एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2kp बाय r³। बोलो क्लियर। Yes, sir. तो आपको आंसर याद पता होना चाहिए कि अलोंग द एक्सिस डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन r इज ग्रेटर देन a है, आपका आंसर आता है 2kp बाय r³। अगर मान लो किसी ने ये डिस्टेंस x लिया है, ये जो डिस्टेंस मैंने r लिया है, ये डिस्टेंस मान लो किसी ने x ले लिया, अगर x ले लिया तो क्या आ जाएगा 2kp बाय x³ आ जाएगा, यस और नो। अगर वो x लिया है तो 2kp बाय x³ आ जाएगा, यस और नो। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अलोंग द डायपोल मोमेंट होगी, मतलब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q से +q, क्या उसी डायरेक्शन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, यस और नो। भाई यहां पर समझो, हमने कहा E2 इज ग्रेटर देन E1, इसका मतलब E2 ग्रेटर है इस तरफ है और E1 इधर है, तो E2 जब E1 से बड़ा है तो डेफिनेटली नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, राइट। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो -q से +q की तरफ होती है, तो वो भी इसी तरफ आएगी डायपोल मोमेंट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोलो। Yes, sir. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोथ आर पैरेलल, दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, पैरेलल, मतलब कि सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड डायपोल मूवमेंट both have same direction। बोलो यहां तक क्लियर है। Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा, यस। ग्रेट। अब आगे देखो, यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। सर हाँ बेटा बोलिए। Okay, so we are done with the electric field due to dipole along the axis, yeah, along the axial line. Now we are discussing about electric field on the equatorial due to a dipole, ठीक है। तो let's say electric field due to dipole on equatorial, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल। अब समझिए यहां पर, सपोज यहां पर बेटा हमने डायपोल ले ली, वही कहानी -q +q, ठीक है। अब इक्वेटोरियल मतलब कहां पर, इससे परपेंडिकुलर, डायपोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डायपोल से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, देखिए ये सेंटर लो और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, देखिए इधर और ये इधर, थोड़ा सा मिसमैच है मुझे लग रहा है ना।
ठीक है, इस तरीके से हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है इक्वेटोरियल पे। अच्छा, अब क्या हो रहा है देखिए, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अगर आप नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं बेटा, तो नेगेटिव चार्ज केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू की तरफ होगी, राइट। ये पॉइंट बी कंसीडर किया गया है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फाइंड कर रहे हैं इक्वेटोरियल पे। अच्छा, ये डिस्टेंस तो वही सेम हम जो लेते आ रहे हैं वही लेंगे 2a, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं r। कितना ले लिया हमने, ये r डिस्टेंस ले लिया। समझ में आ रहा है? हाँ ना, बोलो। यस Yes, sir. अब समझिए कि माइनस क्यू की रेडियल इनवर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसको हम E1 नाम दे देते हैं। ये पॉइंट 1 ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, ये हमने ले लिया E1, ठीक है। अच्छा, अब समझिए कि ये सेकंड की वजह से, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी। भाई जाएगी कि नहीं जाएगी? यस जाएगी। जाएगी तो फिर लिखो, ये कितना आएगा, E2 आएगा, और इन दोनों का बाइसेक्टर बना लो, तो ये दोनों का बाइसेक्टर आ गया। ये इन दोनों को क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर, ठीक है। तो अब समझो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं? यस सर और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि ये E1 है और इसने ये एंगल थीटा बनाया हुआ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, समझो ये सपोज E1 है बेटा, और ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग E1 cos थीटा आएगा, यस और नो? क्या E1 cos थीटा आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग? यस सर और y एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा, E1 sin थीटा आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? यस सर Yes, sir. तो यहाँ पर समझो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अब समझो, अब E2 के लिए देखो, तो E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसमें एंगल बना रखा है थीटा यहाँ पर, तो ये एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा होगा, होगा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर तो ये E2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो E2 cos थीटा, और ये ऊपर जा रहा है y एक्सिस के अलोंग तो E2 sin थीटा। अब आप समझो यहाँ पर कि ये E2 sin थीटा और ये E1 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इक्वेट कर रहे होंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इक्वेट कर रहे होंगे। तो E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यस और नो? यस सर तो इसका मतलब हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ जाएगा। ई नेट कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ जाएगा। यस सर अच्छा, अब समझो, हमने यहाँ पे लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। क्या लिख दिया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, अब आप समझिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो तो इधर है, ये डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है हमें, कैसे मिल रही है, सबको क्लियर है बेटा?
यस सर। Yes, ओके sir. अच्छा, आप समझिए आगे। अब E1 और E2 इनका वैल्यू क्या आएगा? तो E1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? E1 की वैल्यू कितनी आएगी? E1 हमें यहां मिल रहा है ना, देखो ये डिस्टेंस कितना है A, और ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर R। तो माइनस Q से ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। यस क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली प्लस Q है यहाँ पर पॉइंट 2 पे, और P पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये भी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। आएगा? यस सर। ठीक। अब हमारे पास है बताया कि नॉर्मली हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर R कितना मिल रहा है हमें दोनों ही कंडीशन में? तो R मिल रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं यहाँ पर x कर लेता हूँ। चलो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब x की वैल्यू कितनी हमने लिखी है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब E1 और E2 दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू कैसी है? सेम है। चार्ज तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है उसका। तो E1 का जो वैल्यू है और E2 का जो वैल्यू है, क्या दोनों सेम आएगा? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? E1 is equals to E2 is equals to E, and that is KQ by R square। R square मतलब अंडर रूट ऑफ R square प्लस A square का होल स्क्वायर। तो R square प्लस A का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है? KQ बाय R square प्लस A square हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया सर। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा में मैंने ये कहा कि E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E है, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा हो जाएगा ना। तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा हो जाएगा। अब समझो 2 टाइम्स ऑफ E, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो E की वैल्यू आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लिखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये अगर थीटा है तो बेस ये आ जाएगा a अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने लिख लिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2। लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते Yes, हैं। sir. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ के क्यू, डिवीजन में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू हमने लिख दिया a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई No, दिक्कत? sir. अब समझो, ये नीचे जो दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 है और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो पावर को 1 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या 3/2 हो जाएगा? पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। यस और नो? Yes, sir. अब डायपोल मोमेंट जो होती है वो क्या होती है? P होती है। तो P इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे डायपोल मोमेंट के लिए? यहाँ पर कितना डिस्टेंस है? 2a डिस्टेंस है, तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। डायपोल मोमेंट को हम क्या लिखेंगे? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यस सर। अब समझिए,
यहां पर हमने डायपोल मोमेंट के लिए लिखा वेक्टर p इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ 2a। इसका मतलब ये q और ये 2 इंटू a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k, और 2q इंटू a को हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2q इंटू a को क्या हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अरे यार, क्या q इंटू 2a को p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर। सर शायद से डिस्प्ले नहीं हो रहा एक्चुअली। देखिए तो क्या हो जाएगा k इंटू p बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिल गई? kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। अगर आपसे कहा जाए कि इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है, सेम जो लास्ट कंडीशन में हमने केस कंसीडर किया था वैसा ही केस अगर हम यहां पर लें कि r जो है वो इफ r इज ग्रेटर देन a, तो क्या आ जाएगा? तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू kp बाय आर स्क्वायर रेस टू 3/2। कितना हो जाएगा? आर का क्यूब, तो ये आ जाएगा kp बाय आर क्यूब। बोलो यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग नहीं समझते हैं या कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो अब आप बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट, तो ये डायरेक्शन कैसी है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी? माइनस क्यू से प्लस क्यू। माइनस क्यू से प्लस क्यू मतलब कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुआ करती थी, और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है और ये आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। होती है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल वाले केस के अंदर, डायपोल का जो इक्वेटोरियल वाला केस है जिसमें हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। So we can say Yes, sir. in this case direction of electric field is opposite to the dipole moment। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहां Yes, तक sir. कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नो सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। पक्का? सर ऑपोजिट ऑफ डायपोल मोमेंट मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है सर? ऑपोजिट, जैसे कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन ये है, देखो ये पर माइनस क्यू है negative और में ये जाएगी। प्लस क्यू है, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। आया समझ में? हाँ सर। ऐसे चलो, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर है। यस। अच्छा, अब समझिए, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। ठीक है, शॉर्ट डायपोल। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वैसे तो मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वापस से एक के ऊपर वो राइटिंग करना पड़ेगा, तो यूट्यूब मैं आपको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, तो तीसरा है हमारे पास में, दो देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग द एक्सिस, और दूसरा हमने पढ़ा उसके बाद में, दूसरा कौन सा पढ़ा, इक्वेटोरियल, राइट। थर्ड वन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, ये दो नाम से ये हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट। ठीक है, समझिए। यहां पर हमने सेम उसी तरीके से डायपोल ले ली, माइनस क्यू और प्लस क्यू। सिमिलरली यहां पर इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा ना, कुछ इस तरीके से हमने डायपोल ले ली, ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एज इट इज, जो हम चार्ज लेते हैं वो चार्ज ले लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, सपोज ये हमने एक सेंटर ले लिया इसका ओ, और इस सेंटर से कोई पॉइंट पी पर यहाँ पर कहीं हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, चलो ये है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो यार, Yes, sir. राइट। अब यहाँ पर समझो कि ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने कंसिडर की है P, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए कोई थीटा एंगल पे है, ये किस एंगल पे है, किसी थीटा एंगल पे लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से आपको डिस्प्ले हो रहा है, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। और अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये इसका, जैसे मान लो ये मैं कह रहा हूँ कि ये वेक्टर P है, तो ये एंगल थीटा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब आप यहां देखिए कि ये जो है ये हम ले लेते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। और इस एक्सियल और इससे परपेंडिकुलर, मतलब कि ये दिस इज गोइंग टू बी इक्वेटोरियल, ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सियल की वजह से मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इससे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमें किसी एंगल अल्फा पे इसका रिजल्टेंट मिलेगा ई नेट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। एक बार रिपीट करो। अब बोलो क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये एक्सियल, मतलब कि ये एक्सिस पे हमने लिया हुआ है, थीटा एंगल पे एक्सिस पे लिया हो, तो इससे मैंने लिखा एक्सियल लाइन है ये, और इससे परपेंडिकुलर मतलब कि ये इक्वेटोरियल लाइन कंसीडर किया है। यहां तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट P लिया हुआ है, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा P cos थीटा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा P sin थीटा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब आप समझिए कि अलोंग द एक्सिस हमें मिल रहा है P cos थीटा, और ये देखिए डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, मतलब कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो पहले भी ऑपोजिट हमने देखी थी कि ऑपोजिट आती है,
समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आया बेटा? हेलो, Yes, sir. जैनम, जैनिल, जागृत, नक्षत्र, आप लोग समझ में रहे हो कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं अभी? दीश, शैल, समझ में आ रहा है? अब समझो, हम लोगों ने एक्सीएल के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, बताओ? अलोंग द एक्सिस के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था? 2kp/r³ लिखा था, यस और नो? तो यहां पर हमें डायपोल मोमेंट p की जगह क्या मिल रहा है? p cos थीटा मिल रहा है। एक्सिस के अलोंग क्या मिल रहा है? p cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस क्या मिल जाएगा हमें? 2kp cos θ/r³ मिलेगा। 2kp cos θ/r³ मिलेगा बेटा। यस और नो? Yes, sir. एंड अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल पे हमें क्या मिल रहा था? kp/r³ मिल रहा था। यस सर। इक्वेटोरियल पे हमें क्या मिल रहा था? kp/r³। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल मतलब कि ये, इस पे हमें कितना मिल रहा है? p sin थीटा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? p sin थीटा मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल हम क्या लिखेंगे? kp sin θ/r³। यस और नो? Yes, sir. तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्सिस का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्सिस का स्क्वायर। एक्सिस का स्क्वायर मतलब 2kp cos θ/r³ का होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट 2kp cos θ/r³ का होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल के लिए क्या आ जाएगा? kp sin θ/r³ का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे kp sin θ/r³ का होल स्क्वायर। बोलो, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहां तक। ठीक है? ठीक है। अब यहां पे समझो एक चीज और, कि इन दोनों का रेशियो अगर आप निकालो, रेशियो बाद में निकालते हैं, पहले ये जो एंगल अल्फा है, जिस एंगल पे हमें इसका नेट रिजल्टेंट मिलेगा, तो ये एंगल अल्फा क्या आ जाएगा? तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल। तो इक्वेटोरियल के लिए कितना आ जाएगा? kp sin θ/r³। और एक्सियल कितना आ जाएगा? 2kp cos θ/r³। ये r³ से r³ गया, kp से kp गया, sin θ/cos θ। तो 1/2 tan θ, 1/2 tan θ। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan θ। tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू tan θ। बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? No, sir. अब मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। जब मैंने आपको ये कहा कि एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है 2kp cos θ/r³, राइट? यस और नो?
अगर मैं ये कह रहा हूं कि माइनस क्यू यहाँ पर है प्लस क्यू यहाँ पर है और हमें इसी एक्सेस पे फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तो 2kp cos 0 बाय आर क्यूब। तो एक्सीएल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या मिलता था, 2kp बाय आर क्यूब, यही मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था ना एक्सेल के अलोंग, बताओ एक्सेस के अलोंग यही मिलता था 2kp बाय आर क्यूब। अब इक्वेटोरियल के लिए समझो, इक्वेटोरियल के लिए हमने क्या लिखा, इक्वेटोरियल के लिए हमने लिखा kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू इक्वेटोरियल है तो थीटा कितना आएगा 90, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी भाई साहब। ये यहाँ पर है तो ये एंगल थीटा आएगा 90 डिग्री अगर आप इक्वेटोरियल पे फाइंड करते हो तो, यस और नो? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, तो kp साइन 90 बाय आर क्यूब, तो कितना आ जाएगा kp बाय आर क्यूब। क्या यही आंसर आ रहा था पहले इक्वेटोरियल के केस में? बताओ। यस सर। यहां तक अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? नो सर। तो ये हमने स्टडी कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एज वेल। मतलब अगर मान लो कोई थीटा वाली वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बोर्ड के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो अलोंग द एक्सिस टू द इक्वेटोरियल। मतलब कि अगर आप इसका रेशियो निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग कितना आया था 2kp बाय आर क्यूब और एक्सिस इक्वेटोरियल पे kp बाय आर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2/1। तो एक्सिस और इक्वेटोरियल के बीच में जो रेशियो बन रहा है कितना बन रहा है 2/1 का रेशियो आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल का रेशियो है 2/1। बोलो यहां तक समझ में आया? ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेरिवेशन आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। पक्का? चलिए ठीक है, वेरी गुड देन। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।